नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आइए एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले जीके और जीएस के जो महत्वपूर्ण हम लोग साथ में स्टैटिक जीके के साथ में क्वेश्चन जो कर रहे हैं, पहला वीडियो था उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और प्यार इसलिए भी दिया क्योंकि वो जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो आज ये दूसरा एपिसोड है और इसमें हम लोग समझेंगे जीके और जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में स्टैटिक जीके। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि उसके क्वेश्चन से संबंधित जो और महत्वपूर्ण तथ्य है। कहने का मतलब है कि पूरी थ्योरी आप समझेंगे, बहुत कम समय में बहुत अधिक से अधिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले जिस तरीके से आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं ना, उसी तरीके से प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और हम आपसे वादा करते हैं ना कि जो भी आपको कंटेंट देंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम हो, एसएससी जीडी का पेपर हो, आरओ का पेपर हो या शिक्षक भर्ती का पेपर हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, और अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पे पहला वाला पहले देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए सीधे हम चलते हैं प्रश्नों पे। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न रहा आपके सामने, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आप दोस्त जानते हैं कि जो बच्चे हैं ना, उनको मेहनत मजदूरी कराने के लिए आप जानते हैं कि कितना ज्यादा कोशिश की जाती है कि उनसे बाल श्रम ना करवाया जाए, है ना। इसी क्रम में आप जानते हैं कि बात की जाए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्त, तो आप सभी लोग जानते हैं कब मनाया जाता है, 12 जून को। ध्यान दीजिएगा, कब मनाया जाता है दोस्तों, 12 जून को। ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए 3 जून की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 3 जून की, तो आप लोग जानते हैं 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस की बात की जाए दोस्तों, तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, 3 जून को। अगर वहीं पे 7 जून की बात करें दोस्तों, तो 7 जून को आप लोग जानते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 12 जून को हमने बताया विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस, 3 जून की बात करें तो विश्व साइकिल दिवस, और अगर 7 जून की बात करें तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं पे 5 जून को आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस बार 2024 का जो विश्व पर्यावरण दिवस था वो खास था। इसलिए भी खास था क्योंकि आप समझिए कि भारत को 2 नए रामसर स्थल मिले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को भारत में 2 नए रामसर स्थल मिले। ध्यान दीजिएगा, रामसर स्थल जो है ये 2 नए मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 रामसर नए स्थल मिले हैं। एक आप लोग जानते होंगे कि नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये दोनों कहाँ हैं, बिहार के अंदर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, बिहार के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार पर्यावरण दिवस जो अभी 5 जून 2024 में हुआ, मनाया गया, यहाँ पे 2 नए रामसर स्थल मिले हैं भारत को। अब इनकी संख्या कितनी हो गई, पहले 80 थी, अभी भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो आप लोग जानते होंगे टोटल कितने हैं, 82 रामसर स्थल हैं। 2 नए रामसर स्थल मिले हैं, एक नागी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, और दोनों कहाँ हैं, बिहार के अंदर। अब थोड़ी सी बात अगर दोस्तों और कर ली जाए रामसर स्थल की, तो आप लोग जानते होंगे कि रामसर स्थल जो है ऐसी भूमि होती है जो आर्द्र भूमि होती है दोस्तों। कैसी भूमि होती है, आर्द्र भूमि होती है दोस्तों।
आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि की दोस्तों अगर बात करें थोड़ी सी, तो आर्द्रभूमि आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लेते हैं ये वाला हिस्सा जल है, ये वाला हिस्सा स्थल है। ध्यान दीजिएगा, ये जल वाला हिस्सा है, ये स्थल वाला हिस्सा है दोस्तों। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है, यानी कि जहां पे ना पूरी तरीके से जल हो ना पूरी तरीके से स्थल हो, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि कहते हैं दोस्तों। तो ये बीच वाला क्षेत्र जो पूरी तरीके से ना जल हो ना स्थल हो, उसे क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि कहते हैं दोस्तों। आर्द्रभूमि को बचाने के लिए, आर्द्रभूमि को बचाने के लिए, आर्द्रभूमि का मतलब मैंने आपको बताया जो पूरी तरीके से ना जल हो ना स्थल हो, अर्थात नमी वाला क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहते हैं। और आर्द्रभूमि को बचाने के लिए आप जानते हैं दोस्तों, ईरान के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईरान के जो शहर था जिसका नाम था रामसर, है ना, क्या नाम था? रामसर। यहां पे 2 फरवरी 1971, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामसर जो शहर है ईरान के अंदर, यहीं पे 2 फरवरी 1971 से क्या किया गया? रामसर कन्वेंशन हुआ। और इसी के तहत जो आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र होता है उसे हम लोग रामसर साइट या रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को भारत में 2 नए रामसर स्थल बनाए गए। एक का नाम है नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरे का नाम है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। कभी आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे हैं, तो आप बता दीजिएगा कहाँ पे? बिहार के अंदर है। अभी तक भारत में कितने रामसर स्थल थे? 80 थे, लेकिन 2 नए हो गए तो कितने हो गए? 82 हो गए। और आर्द्रभूमि हमने आपको बताया दोस्तों, जल वाला और स्थल वाला, ऐसा क्षेत्र जहां पे ना पूरा जल हो ना पूरा स्थल हो, बीच वाला क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं? आर्द्रभूमि कहते हैं। और आर्द्रभूमि को बचाने के लिए ईरान देश के अंदर रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। और तब से लेकर के आर्द्रभूमि के लिए रामसर साइट अलग अलग बनाई जाती हैं। उम्मीद है दोस्त आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो प्रश्न था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर क्या है? 12 जून है। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 3 जून। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून। और जैसा कि पर्यावरण दिवस के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। आइए दोस्त चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध आपको बताना है दोस्तों। जो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है आगरा घराने से, बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ठुमरी की अगर बात की जाए, ठुमरी घराने से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बनारस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। अगर बात करें ठुमरी की दोस्तों, अगर बात की जाए ठुमरी की दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का, है ना, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मतलब जो है शास्त्रीय गीत है ठुमरी जो है ना, गायन है ठुमरी गायन। अब ठुमरी की बात की जाए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा शास्त्रीय नहीं है, है ना, ठुमरी गायक है, मतलब आप ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का लोक गीत है, ऐसे समझिए। सभी लोग नहीं करते हैं, पहले ये शास्त्रीय नृत्य के साथ जोड़ा जाता था। उस समय आप लोग अगर जानते होंगे तो थे नवाब वाजिद अली शाह, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं, नवाब वाजिद अली शाह, अली शाह। दोस्तों ये किस घराने से, तो आप लोग जानते होंगे लखनऊ घराने से थे नवाब वाजिद अली शाह, जो कि माने जाते थे ठुमरी के लिए, है ना। इनका नाम आता है ठुमरी के लिए। यहाँ तक कि बहुत लोग इनको जन्मदाता भी मानते हैं, क्योंकि ठुमरी को बहुत आगे लेकर के ले जाने वाले कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह वही थे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा बेगम हजरत महल का। दोस्तों बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। दोस्तों बेगम हजरत महल के पति थे, यानी नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी रानी, है ना। बहुत शादियां किए थे नवाब वाजिद अली शाह साहब, उनमें से एक रानी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। और ये वही बेगम हजरत महल है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग ली थी, उनका नाम था बेगम हजरत महल। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए नवाब वाजिद अली शाह का संबंध किससे है दोस्तों, तो आप बता दीजिएगा ठुमरी से है। किससे है? ठुमरी से है। तो प्रश्न क्या था? ठुमरी गायिका, है ना, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो चूंकि गिरजा देवी भी ठुमरी गायिका की थी, और ठुमरी गायक कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह भी थे। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह साहब कहाँ के थे? लखनऊ घराने के थे। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए कि
गिरजा देवी, तो गिरजा देवी कहाँ की थी? बनारस घराने की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो हमें लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, हमारी कोशिश है कि क्वेश्चन भले नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन में हम कई आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक सीख सकें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्त एक बात बताइए, बता रहा हूं मैं आपको। देखिए अगर बात की जाए केंद्रीय खनन अनुसंधान की, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए इसमें से धनबाद झारखंड है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि खनिज संसाधन के मामले में झारखंड है ना, झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन होता है, आप लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? तो झारखंड के अंदर होगा। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झारखंड, धनबाद झारखंड में है। लेकिन अगर नई दिल्ली में बात करें दोस्तों, जैसे आप लोग जान रहे होंगे गर्मी बहुत अधिक चल रही है ना, तो अगर बात की जाए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, विज्ञान संस्थान, ये दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये है कहाँ पे? दिल्ली के अंदर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। अगर दोस्तों राजमुंदरी की बात करें, राजमुंदरी दोस्तों जानते होंगे आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोग जानते होंगे दोस्तों क्या है? राजमुंदरी। तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। दोस्तों प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जिसका तो सही उत्तर क्या है? धनबाद झारखंड है। लेकिन आपसे कभी प्रश्न किया जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। और अगर दोस्तों आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप लोग बता दीजिएगा कहाँ है? राजमुंदरी के अंदर है। तो राजमुंदरी में क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद झारखंड के अंदर। दोस्त आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, शाहनामा रचना किसकी थी? दोस्तों शाहनामा रचना किसकी थी? ऑप्शन है अलबरूनी, चाणक्य, वृंदावन लाल वर्मा, फिरदौसी। दोस्तों चार ऑप्शन है, आपको बताना है जो शाहनामा रचना है वो किसकी थी। दोस्तों अगर बात की जाए अलबरूनी की, अलबरूनी के बारे में आप लोग जानते होंगे, उज्बेकिस्तान से आए थे अलबरूनी, और इन्होंने एक अरबी भाषा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने अरबी भाषा में इनकी एक किताब थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, जिसका नाम था किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद दोस्तों अगर बात की जाए तो अलबरूनी की थी, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। चाणक्य के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, चाणक्य के बारे में अगर बात की जाए तो जिन्हें भारत में अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों, तो इनकी किताब की बात करें दोस्तों तो इनकी किताब का क्या नाम था? अर्थशास्त्र था। ठीक है दोस्तों, कभी आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी थी, तो चाणक्य की थी। और दोस्त वृंदावन लाल वर्मा को तो आप जानते ही होंगे, है ना, इनकी बात की जाए रचना की तो झांसी की रानी दोस्तों, ठीक है, झांसी की रानी, ध्यान दीजिएगा, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी की बात की जाए दोस्तों तो ये किसकी रचना है? वृंदालाल वर्मा की है। वहीं पे अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो चाणक्य की है। और अगर बात करें किताबुल हिंद, है ना, कभी आपसे पूछा जाए किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो दोस्तों किसकी किताब है, तो किसकी है? अलबरूनी की है। लेकिन शाहनामा रचना किसकी है, तो किसकी है? फिरदौसी की है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन के साथ में आप कई क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आप यहां तक आए हैं दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं,
आने वाले समय में ना वैकेंसी आप जान रहे हैं कि लगातार निकलना ही तय है ना। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, बिहार में भी आ रही है ना। केंद्र स्तर की बात करें, रेलवे हुआ है ना, तो भर्तियां तो आ ही रही हैं, बस आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। गर्मी सबके लिए हो रही है दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों, सुई चुभाने पे कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है, आप लोग जानते होंगे। तो अगर बात की जाए दोस्तों त्वचा की, हृदय की, नेत्र की, तो यहाँ पे महसूस होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों, है ना। मस्तिष्क में जो है, चूंकि दर्द निवारक चीजें यहाँ नहीं होती हैं, तो दर्द का पता नहीं चल पाता है मस्तिष्क में, है ना। मस्तिष्क में दर्द का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आपसे कभी प्रश्न ये किया जाए कि कौन सा ऐसा अंग है जो काटने पे दर्द नहीं लगेगा, यहाँ पे पूछा गया सुई चुभाने के लिए। लेकिन अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि काटने पे आपको दर्द महसूस नहीं होगा, तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, नाखून है, बाल है ना, इनको काट दीजिए, दर्द नहीं लगता है, दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सुई चुभाने की बात की गई है, तो सुई चुभाने पे मस्तिष्क ऐसा है जो पता नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, नेशनल केमिकल लैब किस शहर में स्थित है दोस्तों? अगर बात की जाए नेशनल केमिकल लैब की दोस्तों, पुणे है, लखनऊ है, दिल्ली है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, पुणे के अंदर है। तो नेशनल केमिकल लैब आपसे कभी पूछा जाए दोस्तों, तो क्या बताएंगे? पुणे बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है दोस्तों? है ना, आपको बताना है गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर या कौन सा शहर स्थित नहीं है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों गोमती नदी की, दोस्तों थोड़ा सा बात कर लीजिए गोमती नदी की। तो गोमती नदी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, पीलीभीत से दोस्तों। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत। पीलीभीत से आप लोग जानते होंगे दोस्तों फूलर झील, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फूलर झील। तो पीलीभीत के फूलर झील से निकलती है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है। लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, है ना, इसके अलावा लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, यहाँ पे प्रवाहित होती है। फिर ये गाजीपुर जाती है, ठीक है, गाजीपुर जाती है। तो पीलीभीत से निकलती है, फिर जाती है कहाँ पे? गाजीपुर में। गाजीपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है ना। कहाँ से मिलती है? गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है गाजीपुर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोमती की बात अगर की जाए दोस्तों, तो एक बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोमती नदी चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है, तो अगर बात की जाए कहां पे, आपको क्या बताना है कि कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो लखनऊ बिल्कुल गोमती नदी के किनारे है, सुल्तानपुर बिल्कुल है, जौनपुर भी है दोस्तों। क्या है? जौनपुर भी है दोस्तों। यहाँ पे जो नहीं है वो क्या है? मुरादाबाद। मुरादाबाद में दोस्तों आप लोग जानते होंगे किस नदी के तट पे है? तो रामगंगा नदी के तट पे है दोस्तों। कहाँ पे? रामगंगा नदी के तट पे क्या है? मुरादाबाद स्थित है दोस्तों। एक बात मैं और बता रहा हूँ आपको, अगर आपके ऑप्शन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुल्तानपुर के बाद क्या है? प्रतापगढ़ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी इलाहाबाद जा रहे हैं सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ होते हुए, तो प्रतापगढ़ में एक नदी मिलती है। मैं भी एक बार उस नदी को देखा था, तो मुझे लगा था कि ये गोमती नदी है, क्योंकि सुल्तानपुर में गोमती को देखा था, उसके बाद फिर प्रतापगढ़ गया तो वहां पे भी छोटी सी नदी दिखी, तो मुझे लगा वो गोमती नदी है दोस्तों। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं तो पढ़ा हूं कि प्रतापगढ़ में तो गोमती नदी जाती नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतापगढ़ के अंदर अगर बात करें तो प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों सुल्तानपुर के बाद क्या है भाई? प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे गोमती की सहायक नदी है जिसका क्या नाम है? सई नदी। दोस्तों क्या नाम है? सई नदी। तो प्रतापगढ़ में क्या है? सई नदी है, ना कि गोमती नदी है। हाँ, सई नदी गोमती की सहायक नदी है दोस्तों। तो सई नदी गोमती की सहायक नदी है, जो कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, लेकिन मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के तट पे है। तो जो नहीं है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। गोमती की बात करें थोड़ा सा और, तो मैंने गोमती के बारे में बताया।
पीलीभीत जिले के फूलर झील से निकलती है और इसके बाद गाजीपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है दोस्तों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तानसेन के बारे में दोस्त आप लोग जानते होंगे कि तानसेन जो अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से एक थे जिनका नाम था तानसेन। तो तानसेन की अगर बात करें दोस्तों, तो तानसेन के बारे में शास्त्रीय गायक थे बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे गायक थे। ये जो है अपने गायकी से बहुत ज़्यादा सम्मान कमाए थे तानसेन। तो तानसेन के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, है ना, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन सम्मान दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों कब से? 1980 से, है ना। बात करें तो 1980 से शुरुआत हुई थी दोस्तों तानसेन सम्मान की। और तानसेन सम्मान की बात की जाए दोस्तों तो ये दिया जाता है दिसंबर में, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में। तो दिसंबर 2023 में दिया गया था, 2024 तो अभी दिसंबर आया नहीं है, 2024 में दिया गया था। हाँ, आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि 2023 में ये सम्मान किसे दिया गया, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 में तानसेन सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, उनका नाम है पंडित गणपति भट्ट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पंडित गणपति भट्ट को 2023 का ये सम्मान मिला है। कहाँ के? मध्य प्रदेश में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। और 2023 का सम्मान किसे मिला है? पंडित गणपति भट्ट को मिला हुआ है दोस्तों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, एक प्रसिद्ध चित्र, है ना, एक प्रसिद्ध चित्र बानी थानी किसके बारे में है? राधा, कृष्ण, शिव, दुर्गा। दोस्तों अब अगर बात की जाए दोस्तों बानी थाने की, दोस्तों एक चीज मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे एक राजा थे राजस्थान के, आप लोग जानते होंगे, जिनका नाम था राजा सावंत सिंह। जिनका नाम था दोस्तों राजा सावंत सिंह। दोस्तों राजा थे जिनका नाम था सावंत सिंह, और इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था विष्णु प्रिया। इनकी एक प्रेमिका थी दोस्तों जिनका नाम था विष्णु प्रिया। अब ये विष्णु प्रिया जो थी ये राजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी, बाद में जाकर के इनसे शादी भी कर लेते हैं। तो ये जो विष्णु प्रिया थी दोस्तों, ये चूंकि क्या था कि आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान के अंदर बानी ठानी इसका मतलब होता है सजना संवरना। जैसे आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बनी ठनी हो, है ना, तो इसका मतलब ही, इसका अर्थ ही क्या होता है? सजना संवरना। तो ये जो विष्णु प्रिया थी जो कि प्रेमिका थी राजा सावंत की, ये बहुत ज्यादा सस्ती संवरती थी। इनका नाम हो गया क्या? बानी थानी। बहुत बन ठन के रहती थी, सस्ती संवरती थी। तो ये विष्णु प्रिया जो थी प्रेमिका थी राजा सावंत सिंह की। तो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के चित्र जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, चित्र बानी किसके बारे में है आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? राधा। ठीक है, किसके बारे में है? राधा के बारे में है दोस्तों, राधा के बारे में। अगर आपसे दोस्तों कभी प्रश्न पूछा जाए कि इसकी रचना किसने किया था दोस्तों, है ना, ये जो चित्र है इसको बनाया था सबसे पहले किसने, तो याद रखिएगा दोस्तों उनका नाम था निहाल चंद। क्या नाम था दोस्तों? निहाल चंद। ठीक है, उनका क्या नाम था? निहाल चंद। दोस्तों एक बात मैं यहां और आपको बताना चाहता हूं, एक बात और समझिए कि 1973 में दोस्तों, 1973 के अंदर जो ये बानी थानी है ना दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, ये चित्र की बात करें तो 20 पैसे का जो टिकट था दोस्तों, 20 पैसे के जो डाक टिकट था दोस्तों, डाक टिकट, है ना, 20 पैसे के डाक टिकट पे इनका चित्र आया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 1973 में। तो हमने प्रश्न किया था एक प्रसिद्ध चित्र बानी थानी किसके बारे में है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राधा के बारे में है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया, और इसके बारे में हमने एक चीज और आपको बता दिया कि 1973 में जो 20 पैसे का डाक टिकट था उसमें भी इनका चित्र अंकित था दोस्तों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास
नील नदी के तट पे हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि किस सभ्यता का विकास नील नदी के तट पे हुआ है। दोस्तों रोमन सभ्यता की बात की जाए दोस्तों, तो रोमन सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे रोम के बारे में। दोस्तों रोम के बारे में जानते होंगे, रोम जो कि राजधानी है किसकी, इटली की। दोस्तों बात की जाए रोम की, तो राजधानी है किसकी, राजधानी है इटली की राजधानी है। ये वही इटली है दोस्तों, जैसे आप लोग अभी देखे होंगे, सुने होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, इटली में जाते हैं दोस्तों। कहाँ जाते हैं, इटली में जाते हैं, और उसी इटली की राजधानी क्या है, रोम है। और रोम अगर आपसे कभी पूछा जाए किस नदी के तट पे है दोस्तों, तो रोम की बात करें तो दोस्तों टाइबर नदी के तट पे है दोस्तों। किस नदी के तट पे है, टाइबर नदी के तट पे है। तो टाइबर नदी के तट पे क्या है, रोम, जो कि राजधानी है किसकी, इटली की। अगर बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि ये जो है इनका ज्यादा विकास तो किस नदी पे हुआ है, सिंधु नदी, है ना, या इसी को पहले सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस पे हुआ, सिंधु नदी पे तट पे हुआ है दोस्तों। आगे अगर बात करें मिस्र की सभ्यता, दोस्तों मिस्र की सभ्यता जिसका विकास किस नदी पे हुआ है, नील नदी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता दोस्तों। नील नदी के बारे में अगर थोड़ा सा बात और की जाए दोस्तों, तो नील नदी आप जानते हैं, अगर बात करें नील नदी की दोस्तों, अगर बात करें नील नदी की, तो नील नदी की बात की जाए दोस्तों, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। बात की जाए नील की, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, सबसे लंबी। अगर लंबाई की बात करें दोस्तों, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। 6650 किलोमीटर लंबाई है किसकी, नील नदी की, दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां और कई बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि प्रश्न पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि नील नदी का वरदान, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान अगर दोस्तों बात की जाए तो किसे कहते हैं, मिस्र को ही कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के तट पे विकसित हुई, और मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान कहा जाता है। और नील नदी मैंने कहा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, नील नदी की, है ना। आगे अगर बात की जाए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते हैं कि इसका विकास किस नदी पे हुआ है, सिंधु नदी पे हुआ है। अगर बात करें रोम की, तो रोम आप जानते हैं इटली की राजधानी क्या है, रोम, जो कि किस नदी पे है, टाइबर नदी पे है दोस्तों। तो आज ये क्वेश्चन था जो हम आपको बताने की कोशिश की। देखिए क्वेश्चन अभी कुछ दिनों से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आपको क्वेश्चन लगातार मिलेगा। बस दोस्तों ना, देखिए हमारे पास कोई ऐसा पेड कोर्स नहीं है ना। हम बेशक चैनल पे नए हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि बहुत से लोग जो हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन क्लासों में, मैं कई साल से, पिछले 8 से 10 साल में ऑफलाइन क्लास में अलग अलग शहरों में पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग, आपका अपना परिवार है ना। चैनल को जो अभी है इसको आप अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आपका अपना परिवार है, और आप इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए